नमस्कार, मैं हूं नम्रता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज के इस बुलेटिन में आप रूबरू होंगे देश विदेश से जुड़ी सभी बड़ी खबरों से। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी को मिल सकता है राष्ट्रीय पार्टी का तमगा। गुजरात चुनाव में पूरी की जरूरी शर्तें, आधिकारिक ऐलान बाकी। मुंबई समृद्ध एक्सप्रेस के पहले चरण का हुआ उद्घाटन। मुंबई को नागपुर से जोड़ेगा महामार्ग, 2023 में पूरे होने की संभावना। इंडिया ग्लोबल फोरम की यूएई में शुरुआत। एस जयशंकर ने किया उद्घाटन, रिश्तों में मजबूती लाना है मकसद। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 हुई जारी, रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता। 2021 में मौतों का आंकड़ा 2019 से बढ़ा। अब नजर डालेंगे इन्हीं खबरों के विस्तार पूर्वक वर्णन की ओर। आप टू बिकम इंडियाज 9th नेशनल पार्टी। गुजरात चुनावों में आपने हासिल किया लगभग 13% वोट शेयर। आपके 5 उम्मीदवारों को मिली जीत। गुजरात चुनाव के बाद आपने की राष्ट्रीय पार्टी बनने की जरूरी शर्तें पूरी। आपको बता दें, भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है आप अपने गठन के 1 दशक के भीतर प्राप्त की सफलता। गौरतलब है, निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना है भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य। चुनावों में दलों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें मिलती है राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों का दर्जा। भारतीय निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 हैंडबुक के अनुसार मिलता है राष्ट्रीय दल का दर्जा। आपको बता दें, किसी दल को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए इनमें से एक शर्त पूरी करना आवश्यक होता है। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में वैध मतों के 6% मत और किसी राज्य और राज्यों से लोकसभा में 9 सीटें प्राप्त करना है आवश्यक। माफ कीजिए, 4 सीटें। 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा में 2% सीटें और ये सीट 3 अलग अलग राज्यों में चुनी हो। कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। आपको बता दें, राष्ट्रीय दल की मान्यता की वजह से दलों को कुछ विशेष अधिकार भी मिलते हैं। चुनाव चिन्ह का आवंटन सरकार द्वारा नियंत्रित टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण और निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा विशेष अधिकारों में शामिल है। राज्य दलों को चुनावों में नामांकन के लिए केवल एक प्रस्तावक की जरूरत होती है। राष्ट्रीय दलों को चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारकों की आवश्यकता भी होती है। कहें तो ये अनुमति उन्हें प्रदान की जाती है। गौरतलब है, राष्ट्रीय दल की मान्यता से वंचित दलों को केवल 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। स्टार प्रचारकों द्वारा प्रचार करने के दौरान कोई खर्चे को उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में शामिल नहीं किया जाता। अब बात करें पार्लियामेंट पासेस वायरलेस बिल की। वन्य जीवन संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा से भी पारित हो चुका है। इसके तहत भारत के दायित्वों को प्रभावी करना इसका मकसद बताया जा रहा है। देशों को परमिट के जरिए सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को विनियमित करना आवश्यक है। 2021 के शीतकालीन सत्र में बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। चर्चा और संशोधन के लिए समिति के पास बिल भेजा गया। अप्रैल 2022 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। बिल लोकसभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है। विधेयक के नवीनतम संस्करण में 2 प्रमुख मुद्दों की आलोचना हुई है। पहला, बंदी हाथियों के परिवहन के लिए केंद्र को विशाल विवेक दिया गया। दूसरा, प्रजातियों को वर्मिन घोषित करने की केंद्र को व्यापक शक्ति मिली है। संरक्षण और पशु कल्याण समूहों ने बिल का विरोध किया है। संसदीय समिति ने हाथियों के परिवहन के संबंध में आपत्ति जताई है। परिवहन धार्मिक और अन्य उद्देश्यों के लिए रखे गए मंदिरों के हाथियों तक ही सीमित रहता है। वर्मिन घोषित करने को लेकर केंद्र राज्य के बीच सरकार है। जंगली सुअर को वर्मिन घोषित करने के लिए केंद्र से केरल सरकार ने अनुरोध किया था। पर्यावरण मंत्रालय ने यह प्रस्ताव ठुकराया था। WPL की धारा 62 और धारा 11 जानवरों को वर्मिन घोषित करने और जानवरों की हत्या से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त प्रजातियों के अलावा किसी भी प्रजाति को घोषित वर्मिन धारा 62 के तहत किया जाता है। राज्य के मुख्य वन्य जीवन वार्डन किसी जानवर को मारने की अनुमति धारा 11 के अनुरूप दे सकते हैं। एल्गोरिथम क्लासिफाइज 1000 डाइंग
स्टार एक्सप्लोजन्स। बात करें भूगोल, सुपरनोवा को वर्गीकृत करने हेतु एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। एल्गोरिथम का नाम SNIASCORE यानी SNI स्कोर रखा गया है। कैलटेक संस्थान ने इस एल्गोरिथम को विकसित किया है। एल्गोरिथम को ज़ुकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी ZTF द्वारा कैप्चर किए गए डेटा पर लागू किया जाता है। SNI स्कोर की मदद से खगोलविदों द्वारा 1000 सुपरनोवाओं को वर्गीकृत किया गया। अप्रैल 2021 में पहली बार इसका प्रयोग हुआ। आकाशीय सर्वेक्षण उपकरण ZTF आकाश में होने वाली क्षणिक घटनाओं का निरीक्षण करता है। आपको बता दें, घटनाओं में क्षुद्र ग्रह के स्थानांतरण से लेकर ब्लैक होल तक शामिल है। ZTF दुनिया भर के खगोलविदों को आकाशीय घटनाओं के बारे में सूचित करता है। ZTF खगोलविदों को एक रात में सैकड़ों हजारों अलर्ट भेजता है। अलर्ट के आधार पर खगोलविदों द्वारा किसी घटना का अनुसरण और जांच की जाती है। डेटा समझ को आसान बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सुपरनोवा का तात्पर्य अंतरिक्ष में किसी भयंकर और चमकीले विस्फोट से होने वाली घटना को दिया गया है। जब कोई तारा अपने जीवन चक्र के अंतिम चरण में होता है तो उसमें एक भयंकर विस्फोट होता है। तारे में विस्फोट की घटना को ही सुपरनोवा कहा जाता है। जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा हो जाता है तो सुपरनोवा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सुपरनोवा की स्थिति में तारे की मध्यवर्ती परत तारे के केंद्र में ध्वस्त हो जाती है। इससे निकली ऊर्जा तारों की ऊपरी परत को नष्ट कर देती है। एक भयानक विस्फोट के बाद तारा भी खत्म हो जाता है। समृद्धि महामार्ग, बात करें भूगोल की, बीते दिनों महामंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उन्होंने उद्घाटन किया। एक्सप्रेस वे का अन्य नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग रखा गया। मोपा अंतरिक्ष हवाई अड्डे, नागपुर मेट्रो, नई वंदे भारत ट्रेन का संचालन सहित अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन हुआ। इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 701 किलोमीटर। यह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को नागपुर से जोड़ेगा। लगभग 55,000 करोड़ रुपए की लागत से यह बना है। इस परियोजना के अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद है। यह एक्सप्रेसवे अमरावती, औरंगाबाद और नासिक से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, पश्चिमी समर्पित माल गलियारा, ZNPT बंदरगाह को भी जोड़ेगा। वन्यजीवों की सुगमता के लिए कई अंडरपास, ओवरपास और ऊंचे पुल बनाए गए। एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद नागपुर से मुंबई तक की यात्रा कम समय में लगेगी। एक्सप्रेसवे का पहला चरण नागपुर को अहमदाबाद से जोड़ेगा। इसकी लंबाई 520 किलोमीटर है। माफ कीजिए, अहमदनगर से जोड़ेगा। कॉल फॉर एक्शन अगेंस्ट फार्मा पोल्यूशन, पर्यावरण एवं परिस्थिति से जुड़ी यह खबर। फार्मास्यूटिकल प्रदूषण को लेकर अध्ययन हुआ। एक बड़े विश्वविद्यालय द्वारा किया गया यह अध्ययन दुनिया की लगभग 43% नदियों की सक्रिय दवा सामग्री से दूषित होने की घटना को उजागर करता है। फार्मास्यूटिकल प्रदूषण की स्थिति स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। फार्मास्यूटिकल प्रदूषण दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। फार्मास्यूटिकल प्रदूषण से निपटने के लिए फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर और पर्यावरण क्षेत्रों में समन्वित कार्यवाही की जरूरत है। घरेलू दवा उद्योग को एंटीबायोटिक प्रदूषण को सीमित करने के लिए प्रयास किया जाता है। द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जनरल में प्रकाशित हुआ अध्ययन। फार्मास्यूटिकल कंपनियों में विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान कई तरह के रासायनिक यौगिक उपयोग किए जाते हैं। रासायनिक यौगिकों को फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा अक्सर फिल्टर करने में नाकामी भी प्राप्त हुई है। बात करें अपशिष्ट जल को खुले मैदानों और आसपास के जल निकायों में छोड़ देने वाली इन कंपनियों की, जो कि एक भयंकर पर्यावरण महामारी को फैलाने के लिए भी जिम्मेदार हो सकती है। सामान्यतः फार्मास्यूटिकल कंपनियों के अपशिष्ट को मूल रूप से फार्मास्यूटिकल प्रदूषण कहा जाता है। इसमें होने वाली वृद्धि से काफी नुकसान कहा जा रहा है। 3 मेडिसिनल प्लांट्स एंटर IUCN रेड लिस्ट। प्रजातियों के संकट में 3 औषधीय पौधे सामने आए हैं। तीनों पौधे IUCN की रेड लिस्ट में शामिल हैं। इन तीनों पौधों के नाम मीजोट्रोपिस पेलिटा,
पिट्रिलोरिया सिरोकोसा, डेक्टा लोरिजा हैटागिरिया, जिन्हें क्रमशः अति संक्रमणग्रस्त, सुमेघ्य और संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। मिजोट्रोपिस फेलिटा एक 12मासी झाड़ीनुमा पौधा है। उत्तराखंड और नेपाल में पाए जाने वाला यह पौधा पटवा के रूप में भी पाया जाता है। 10 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र में इसकी उपस्थिति पाई गई है। इसी कारण अति संकटग्रस्त के रूप में इसे सूचित किया गया है। वनों की कटाई, आवास, हास और जंगल की आग के खतरे में इन पौधों की पत्तियों के तेल में ऑक्सीडेंट का गुण होता है। ये औषधि उद्योग में सिंथेटिक ऑक्सीडेंट का प्राकृतिक विकल्प हो सकता है। 50 सालों से इस तरह की घटनाएं सामने आई है जिसमें की चीजें विलुप्त होती जा रही हैं। चीन में भी इस तरह के पौधों से इलाज किया जाता है। चिकित्सा के विभिन्न प्रणालियों में इसका प्रयोग होता है। अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल सहित पाकिस्तान के हिंदुकुश और हिमालयी क्षेत्रों में भी इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। इंडिया ग्लोबल फोरम, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बात करते हैं। इंडिया ग्लोबल फोरम UAE 2022 के उद्घाटन की अबू धाबी और दुबई में कार्यक्रम को आयोजित किया गया। 12 से 16 दिसंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा। बैठक दुनिया भर के कई राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक हस्तियों ने भाग लिया। भारत और UAE के बीच रिश्तों में मजबूती लाना इसका मकसद है। दोनों देशों के व्यवसायियों, उद्यमियों की एक साथ काम करने का इसमें अवसर मिला। UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। UAE भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश है। 2021-22 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 72 बिलियन था। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है। इंडिया ग्लोबल फोरम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक नेताओं के लिए एजेंडा सेटिंग फोरम है। मंच के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट नीति निर्माता रणनीतिक महत्व के बिंदुओं पर बातचीत कर कदम से लाभ उठा सकते हैं। IGF का वैश्विक कॉर्पोरेट बहुपक्षीय संस्थान अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों को संपर्क साधने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिटॉल इन्फ्लेशन सिल्वर लाइनिंग, बात करें अर्थव्यवस्था की, NSO की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट में महंगाई को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। नवंबर में खुदरा मुद्रास्फीति की दर 5.8% थी। इससे पहले अक्टूबर में यह दर 6.77%। 11 महीने के बाद महंगाई 6% से नीचे रही। महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित लक्ष्य 4 से ±2% के भीतर रहनी चाहिए। खाद्य कीमतों में आने वाली कमी गिरावट का कारण है। अक्टूबर में भारत के औद्योगिक उत्पादन में 4% की कमी दर्ज की गई थी। आने वाली यह कमी 2 साल से अधिक समय में सबसे खराब रही। मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स में गिरावट देखी गई। अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग में आने वाली कमी 5.6%, कैपिटल गुड्स की गिरावट 2.3% रही। आने वाली यह कमी छोटे और मध्यम उद्योगों की कमजोरी, घटते निर्यात और सुस्त मांग को दर्शाती है। औद्योगिक उत्पादन में आने वाली यह गिरावट चिंता का विषय है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को NSO द्वारा औद्योगिक प्रदर्शन एवं विकास मापन हेतु जारी किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के निष्पादन एवं संबंधित नीति निर्माण के लिए इस सूचकांक का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में इसका आधार वर्ष 2011 से 12। IIP में विनिर्माण क्षेत्र को 77.6%, खनन क्षेत्र को 14.4% और विद्युत क्षेत्र को 8.0% भारांक प्राप्त है। RBI रूल ऑन लोन सिक्योरिटाइजेशन में हिट फिनटेक लेंडर। अर्थव्यवस्था में RBI ने मानक संबंधियों के प्रतिभूतिकरण दिशा निर्देशों को अपडेट किया है। 365 दिनों में कम अवधि वाले ऋणों को प्रतिभूतिकरण करने पर रोक लगी है। मानक संपत्ति में कम से कम व्यावसायिक समस्याएं होनी चाहिए। मानक संपत्ति में व्यवसाय से जुड़े सामान्य से कम जोखिम। मानक संपत्ति NPA नहीं होता। ऋणदाता NBFC अपने पोर्टफोलियो के उस हिस्से का बैंक की तरह किसी अन्य ऋणदाता के साथ प्रतिभूतिकरण नहीं कर सकते। RBI के सर्कुलर से प्रतिभूतिकरण की मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा। RBI के सर्कुलर से प्रतिभूतिकृत ऋण की गुणवत्ता में सुधार होगा। सूक्ष्म वित्त संस्थानों के कर्ज जैसे सूक्ष्म वित्त ऋण, स्वर्ण ऋण, अल्पकालिक ऋण आदि से प्रभावित होंगे। आपको बता दें, MFI ऋणों की बैलेंस शीट के परिसंपत्ति पक्ष में कम होती अवधि को जाहिर करता है। अल्पकालिक प्रतिभूतिकरण से 5%
बाजार प्रभावित होगा। इससे बहुत अधिक व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिनटेक ऋणदाताओं पर इसका काफी असर देखने को मिलेगा। भारत में फिनटेक ऋणदाता सामान्यतः अल्पकालिक ऋण देते हैं। फिनटेक ऋणदाता के ऋणों में 3-6 महीने के ऋण उत्पाद शामिल होते हैं। आरबीआई का सर्कुलर फिनटेक ऋणदाताओं को बाजार तक पहुंचने में मदद करेगा। अन्य परिसंपत्ति वर्गों के ऋणों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ऋण की मूल समय सीमा 3 या ज्यादा साल होने के चलते सीमित प्रभाव होने की उम्मीद है। प्रतिभूतिकरण का अर्थ परिसंपत्तियों को रीपैकेज की गई ब्याज वाली प्रतिभूतियों से जोड़ना है। इसी तरह से बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। इसी में जाहिर है कि इसरो ने BSSC में नई ट्रांसोनिक पवन सुरंग का उद्घाटन किया है।